गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं आपका राजनीतिक अपराधीकरण, उसका तीसरा पार्ट भ्रष्टाचार। क्योंकि इसमें देखो तीन पार्टियां हैं, पहला आपके आतंकवाद का है, दूसरा राजनीति का अपराधीकरण है और तीसरा आपके जो पार्ट है वो है भ्रष्टाचार। तो आज हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में कि भ्रष्टाचार क्या है। यानी भ्रष्टाचार का अगर हम शाब्दिक रख दें तो भ्रष्ट आचरण, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है भ्रष्ट आचरण, अर्थात ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित हो। जब कोई व्यक्ति किसी न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी व्यक्ति कहलाता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध अगर जाकर वो किसी भी प्रकार से कोई गलत आचरण करता है तो वो भ्रष्टाचारी वो कहलाता है। अब बात करें कि भ्रष्टाचार है क्या। तो देखो, भ्रष्टाचार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला कर देता है, जो उसे यदि कोई व्यक्ति संगठन अपने निर्धारित कानूनी दायरे से ऊपर जाकर अनुचित ढंग से किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को लाभ पहुंचाने या फिर बदले में धन अथवा सुविधा प्राप्त कर सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाता है। भ्रष्टाचार मुख्य रूप से चुनाव में व्यापारियों के द्वारा दिए जाने वाले चंदे से आरंभ होता है। वास्तव में देखा जाए तो देखो, एक व्यक्ति अपने निर्धारित कानूनी दायरे से ऊपर जाकर के व्यक्ति या किसी संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करता है या उसे धन या सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य करता है, तब भ्रष्टाचार वो पनपता है। और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो चुनाव के दौरान व्यापारियों के द्वारा जो दिया जाने वाला चंदा है, वहीं से भ्रष्टाचार वो शुरू होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार हेतु धन की आवश्यकता करता है। कि भाई जो भी राजनीतिक दल है, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, तो उनके लिए उनको धन की आवश्यकता होती है। और राजनीतिक दलों के इस कार्य के लिए जो धन प्राप्त होता है वह बड़े औद्योगिक घरानों एवं व्यापारियों से वो मिलता है। तो राजनीतिक दल है, उनको जो भी धन प्राप्त होता है, बड़े बड़े जो उद्योग करने वाले हैं या व्यापारी हैं, उन्हीं से उनको धन प्राप्त होता है। और इस प्रक्रिया के कारण चुनाव के पश्चात सत्ता में आने के बाद व्यापारियों, घरानों और औद्योगिक संस्थानों का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। देखो, जो भी बड़े बड़े व्यापारी हैं या जो औद्योगिक घराने हैं, जिन राजनीतिक दलों को वो धन उपलब्ध करवाते हैं, यदि वह राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता है तो वही व्यापारी और औद्योगिक घराने सत्ता से अपना लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। और भ्रष्टाचार की और यहीं से आरंभ होती है आपके भ्रष्टाचार की व्यवस्था। जो व्यापारी और औद्योगिक घराने जिस राजनीतिक दल को ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करवाते हैं और वही राजनीतिक दल यदि सत्ता में आ जाता है तो वो सत्ता से लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और यहीं से भ्रष्टाचार की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इससे कैसे कैसे इसमें देखो कार्य होते हैं कि एक तो भ्रष्टाचार में अधिकांश मामले खरीदने के मामले सामने आते हैं। आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे, जैसे आपने बोफोर्स का मामला सुना होगा, राफेल का मामला सुना होगा कि भाई इनमें भ्रष्टाचार वो लिखते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें अनुदान और निर्माण की, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अनुदान है या जो निर्माण कार्य है, इसके साथ साथ लाइसेंस या परमिट देने का जो मामला है, बड़े बड़े उद्योगों के लिए या अन्य प्रकार से लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, या परमिट आवंटन के समय है, ऋण उपलब्ध करवाने के समय है, नियुक्तियों के समय में, स्थानांतरण आदि क्षेत्रों में, ये कुछ क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र जिनमें भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे भ्रष्टाचार को हम किस प्रकार रोक सकते हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार ज्यादा वो न फैले। क्योंकि भ्रष्टाचार वास्तव में देखा जाए तो पूरी की पूरी हमारी जो व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको दीमक की तरह क्या कर देता है, खोखला कर देता है। तो अगर हम बात करें कि भ्रष्टाचार को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, तो देखो भ्रष्टाचार रोकने के उपाय है कि सबसे पहला उपाय आता है कि नागरिकों को सरकारी निर्णय प्रक्रिया एवं गतिविधियों को जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए। यानी नागरिकों को
सरकार की गतिविधियों को जानने का पूरा अधिकार हो। यानी सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी कार्य किया जाता है, उसके लिए आम जनता को उन गतिविधियों को, उन नीति निर्णयों को जानने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ताकि जनता अगर जागरूक होगी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में काफी कमी हो देखने को मिल सकती है। दूसरा आपके कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रक्रिया के द्वारा दंड दिया जाए, है ना। जो भी व्यक्ति के मामले भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको दंडित किया जाना चाहिए। तीसरा कार्य है सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता रखी जाए। यानी सरकार के द्वारा जो भी निर्णय प्रक्रिया होती है उस निर्णय प्रक्रिया को कम से कम गोपनीयता रखी जाए, ताकि आम जनता को भी सरकार के निर्णयों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे कि आम जनता जागरूक होगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। नेक्स्ट आपके उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों में तुरंत गति से नीचे तक पहुंचने चाहिए। यानी उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय निम्न स्तर तक शीघ्र पहुंचने चाहिए। यानी उच्च स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको निम्न स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसके साथ हम बात करें तो भ्रष्ट लोक सेवकों की तरीकों से अर्जित की संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब्त कर लेनी चाहिए और सार्वजनिक महत्व के जो पद हैं उन पर संदिग्ध आचरण वाले लोक सेवकों को पद स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा लग रहा हो कि भाई ये लोक सेवक वास्तव में संदिग्ध है तो उनको उन पदों पर नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। बेईमानी शोधा या निषेध अधिनियम 1988 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिए और विमुद्रीकरण प्रक्रिया में काला धन बाहर लाया जाना चाहिए। ये सभी ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम भ्रष्टाचार को रोकने में काफी सक्षम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने में काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी उपायों को अगर कारगर रूप से लागू किया जाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर काफी अंकुश लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि भ्रष्टाचार और विमुद्रीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। आपने विमुद्रीकरण के बारे में पढ़ा होगा कि सरकार ने जब विमुद्रीकरण की प्रक्रिया लागू की तो कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया था। तो विमुद्रीकरण के माध्यम से आपने देखा कि जो काला धन था उस काला धन को भी बाहर लाने का प्रयास किया गया। भ्रष्टाचार पर विमुद्रीकरण का प्रभाव। विमुद्रीकरण का प्रभाव, क्या प्रभाव देखने को मिला। तो देखो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए
भारत के विभिन्न भागों में नकली मुद्रा को निष्प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 8 नवंबर 2016 को 500 व 1000 के नोटों का प्रचलन, नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया। और इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य ये था कि कालाधन का पता लगाना चाहिए, कालाधन का पता लगाकर भ्रष्टाचार को रोकना और आतंकवाद का पोषण कर रही नकली मुद्रा को निष्प्रभावी बनाना था। यानी कि एक तो जो कालाधन है उस कालाधन का पता लगाया जाए, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार को रोका जाए और आतंकवाद को पोषण करने वाली जो नकली मुद्रा थी उस नकली मुद्रा को निष्प्रभावी बनाना ही इस विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ यह भी निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में काले धन की सफाई अभियान के रूप में भी माना जाता है। यानी जो विमुद्रीकरण की जो प्रक्रिया लगाई गई थी, इससे ये भी हुआ कि जो काला धन है उस काले धन को समाप्त करने के लिए भी ये निर्णय लिया गया था और लोग अधिकांश जो लेन देन में अभ्यस्त थे इस प्रकृति का समाज कंटकों द्वारा कालाधन अर्जन करने के लिए दुरुपयोग किया जाने लगा। यानी ये जो प्रक्रिया थी इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे या जैसे कालेधन का जो दुरुपयोग कर रहे थे, तो इन सभी पर रोक लगाने के लिए विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाई गई। बेहिसाब कालेधन के प्रभाव से एक समानांतर अर्थव्यवस्था को खड़ी कर दी गई थी, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास दोनों क्या हो गए थे, अवरुद्ध हो गए थे। यानी कि कालाधन इतनी मात्रा में हो गया था कि अर्थव्यवस्था के समानांतर एक दूसरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई थी और हमारे देश के विकास और अर्थव्यवस्था दोनों ही अवरुद्ध हो गए थे। और विमुद्रीकरण से एक और कालेधन की समस्या पर लगाम लगी तो दूसरी ओर भारत में आतंकी गतिविधियों के नियंत्रण में भी मदद मिली, क्योंकि आतंकवादी अधिकांशतः नकली मुद्रा की सहायता से देश के कोने कोने में आतंकवादी गतिविधियां वो कर रहे थे। ये देखा गया कि विमुद्रीकरण का ये प्रभाव कि एक तो देखो देश में जो नकली जो मुद्रा थी उस मुद्रा पर अंकुश लगा दिया गया, आतंकवादी जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों पर भी अंकुश लगा और साथ साथ में जो भ्रष्टाचार की जो प्रवृत्ति थी और बेहिसाब जो कालेधन की जो प्रवृत्ति थी उसको रोकने में भी विमुद्रीकरण काफी वो प्रभावशील हुआ। तो यही कारण था कि विमुद्रीकरण के कारण कई उद्देश्यों को लेकर विमुद्रीकरण की प्रक्रिया लागू की गई और उन उद्देश्यों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो कालेधन को रोकना था, कालेधन को रोकना और भ्रष्टाचार को कम करना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। इन सभी में विमुद्रीकरण काफी कारगर वो सिद्ध हुआ था और इसीलिए विमुद्रीकरण की प्रक्रिया सरकार के द्वारा 8 नवंबर 2016 में वो प्रक्रिया सामने लाएगी, जिसके माध्यम से कालेधन पर भी निजात मिली, भ्रष्टाचार भी कम हुआ और आतंकवादी गतिविधियों को भी कम देखने का वो मिला था। तो ये आपके 3 चैप्टर हो गए हैं, आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। इनमें जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप पार्ट में से छोटे छोटे क्वेश्चन बना लें और जैसे आप भूगोल में बनाते हैं राजनीति में भी सभी पार्टों में आप छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करें और जो भी बड़े क्वेश्चन हैं उनको आप तैयार करें। देखा गया है कि काफी हद तक आप केवल जो वीडियो में आपको बताया जाता है बस उसी तक आप सीमित रहते हैं, पार्ट में आगे आप कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा ना हो, उन प्रश्नों को भी आप तैयार करें अच्छी तरह से ताकि कभी भी जैसे मान लो आपके टेस्ट या हो तो उसमें आप वो काम ले सकते हैं। निश्चित रूप से छोटे प्रश्न तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। इसके जो बड़े प्रश्न हैं जैसे राजनीतिक अपराधीकरण की भूमिका वर्तमान परिदृश्य में, भारत में राजनीतिक अपराधीकरण,
आतंकवाद के बारे में और भ्रष्टाचार के बारे में। ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनको आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं।